हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत आप सभी का। चलिए शुरू करें अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप पर द हिंदू बिजनेस लाइन, इंडियन एक्सप्रेस के महत्वपूर्ण एडिटोरियल्स और न्यूज का एनालिसिस। आज है 24 फरवरी और किन किन विषयों पर हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। तो जो पहली बातचीत होगी वो होगी मेरे प्यारे बच्चों, भारत सरकार ने टेररिज्म यानी आतंकवाद से निपटने के लिए एक पॉलिसी बनाई है जिसको कहते हैं प्रहार। तो ये 2026 के लिए तो बिल्कुल ये मतलब 26 के मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी ये तो बिल्कुल आउट किया जाता है। पर 27 हो 28 हो, इस प्रकार की जो पॉलिसी होती है वो आ, एक लंबे समय तक काम करती है। तो ये पॉलिसी हर एक एग्जाम के यानी हर एक वर्ष जब भी आप एग्जाम देंगे अभी ये इंपॉर्टेंट रहेगी जब तक इसको कोई नया रिप्लेसमेंट नहीं मिलता। तो आतंकवाद जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी सिलेबस का सीधा सीधा पार्ट है और इस पर लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। उआपा में जब संशोधन हुआ था आतंकवाद को की नकेल कसने के लिए, तो आपसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। अब ऐसे ही जीएस पेपर 3 में आतंकवाद को लेकर के यह एक स्ट्रेटजी बनी है, तो स्वाभाविक है अब यह प्रश्न बनेगा। और जीएस पेपर 2 स्वाभाविक रूप से इसे हम सरकारी नीतियों के तहत भी देखेंगे कि गुड गवर्नेंस यानी गवर्नेंस की स्थापना में और इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करके हम कैसे गवर्नेंस को स्थापित कर सकते हैं। जीएस पेपर 4 इथिक्स, एसे और प्रीलिम्स यानी नीति जब आतंकवाद को रोकेगी, उससे होने वाले नुकसान को रोकेगी, तो वह किस प्रकार से मानव का कल्याण करेगी, और वही मानव का कल्याण नीति शास्त्र का परम धर्म है। ऐसे आतंकवाद पर जैसे डायरेक्ट कोई ऐसे आ जाए, जैसे आया था यूपीएससी ने आपसे पूछा था आतंकवाद और विश्व शांति, पूछा है कि नहीं, टेररिज्म एंड वर्ल्ड पीस, यह पूछा गया है कि नहीं पूछा गया। आप कहेंगे आज सर पूछा गया, तो स्वाभाविक है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और बाकी जितने भी फिलोसफिकल ऐसे आते हैं तो उसमें आप इसको जरूर डाल पाएंगे। प्रहार पॉलिसी को आतंकवाद को रोकने के लिए एक विजनरी डिसीजन है, कहीं पर भी आप लेकर के चले। और यू कांट स्टेप ट्वाइस इन सेम रिवर, यानी आप बार बार आतंकवाद के चक्र में नहीं फंसना चाहेंगे, इसलिए आपने ऐसी रणनीति बनाई। बहुत सारे निबंध आप इसमें डिस्कस कर सकेंगे। फिर दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है जिसने लगभग 590 करोड़ का घोटाला कर दिया है। तो आप देखिए ये वाला टॉपिक हो गया। बिजनेस लाइन में भी आज यही घोटाला चर्चा में है, तो कारपोरेट नैतिकता की दृष्टि से इसको देखेंगे। जैसा कि जीएस पेपर 4 आप देखते हैं, तो जीएस पेपर 4 में मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न आपसे पूछा गया था ना, वॉरेन बफेट का स्टेटमेंट, वो भी एंटरप्रेन्योर ही है, उनका स्टेटमेंट था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप अपॉइंटमेंट के लिए प्रोसेस शुरू करते हो, यानी किसी भी संगठन में नियुक्ति करते समय आप 3 क्वालिटीज को कंसीडर करते हो, आप 3 गुणों को देखते हो किसी भी व्यक्ति को अपनी कंपनी में, अपने ऑफिस में काम देते समय, और वो है इंटीग्रिटी, विजडम एंड एनर्जी। सत्यनिष्ठा, बुद्धिमत्ता और ऊर्जा, यानी उसके अंदर इंटीग्रिटी भी हो, विजडम भी हो और एनर्जी भी हो। एनर्जी यानी पैशन, काम करने का जुनून। बट अगर फर्स्ट ना हो यानी इंटीग्रिटी ना हो, तो विजडम और एनर्जी होते हुए भी संगठन आगे नहीं जाएगा, वो विनाश की तरफ चला जाएगा। तो आईडीएफसी फर्स्ट में इंटीग्रिटी नहीं थी, इसीलिए आप देख सकते हैं 590 करोड़ का फ्रॉड ये हमारे सामने आया। और हमारे देश में यह एक न्यूज बन के बस रह जाएगा, क्योंकि हमारे देश में हर चीज एक न्यूज है। बस आज न्यूज है, कल चीजें बदल जाएंगी, क्योंकि कल नई चीज आ जाएगी। और सबकी होड़ है, चाहे यूट्यूबर हो चाहे जो हो, कि हमने हर दिन कुछ ऐसा करना है जिससे कि हमें नई चीजें देखने को, मतलब हमारे पास व्यूअर आए और नई नई चीजें देखें। एक मुद्दा लंबे समय तक कभी किसी को आपने डिस्कस करते हुए देखा? ये मुद्दा है जिस पर रेगुलर इतना बड़ा घोटाला, समझ रहे हो आप? और क्यों, देख सकते हैं लिखा हुआ आईडीएफसी, मैं नहीं लिख रहा हूं, अखबार लिख रहा है, आईडीएफसी फर्स्ट स्टाफ, यानी इस बैंक के जो स्टाफ हैं उन्होंने आउटसाइडर्स के साथ मिल करके यह फ्रॉड किया है। आप देख लीजिए इनके ऊपर कैसी कार्रवाई। जीएस पेपर 4 एथिक्स, जीएस पेपर 2 गवर्नेंस, ऐसे और प्रीलिम्स के लिए ऐसे करप्शन को कुछ भी लिख रहे हैं तो आप इसको एज ए एग्जांपल यूज कर पाएंगे। फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इंडिया की का जो एनर्जी शिफ्ट है उसमें ग्रीन अमोनिया रूट सीखेंगे। ये ग्रीन अमोनिया रूट क्या होता है, ग्रीन अमोनिया क्या है,
जिससे हम एग्रीकल्चर, जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स की यूनिट, जीएस पेपर 4 इथिक्स यानी एनवायरमेंटल इथिक्स, एसे और प्रीलिम्स सबकी निगाह से देखेंगे। और फिर ये प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे कि जो हम पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, जो कीटनाशक हम यूज कर रहे हैं, उसका भी एक इंडेक्स निकाला गया है कि कौन से देश सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं। तो कीटनाशकों से दुनिया भर में होने वाली जहरीली बीमारियां, उसमें भारत की रैंकिंग निकली है और भारत बहुत बड़ा देश उसमें से निकल करके आया। तो प्रीलिम्स के लिए वो कौन सा इंडेक्स है और किस देश की क्या रैंकिंग है। फिर इसके बाद चींटी, मधुमक्खी और ततैया यानी आंट बी और वेस्प के नवजात बच्चों का लिंग तय करने वाला कि वो मेल होंगे फीमेल होंगे, एक अनोखा पुराना जीन, यानी हम पढ़ने जा रहे हैं इन तीन जो हमारे सामने ये जो तीन स्पीसीज हैं, इनमें मेल और फीमेल कैसे डिसाइड होता है। यह एक न्यू रिसर्च आया है। व्हाट इज रिसर्च विद ब्लाइंड डेट विद, कुछ ऐसा था ना। हाँ, व्हाट इज रिसर्च ब्लाइंड डेट विद नॉलेज, शोध क्या है ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात। तो यह भी हम प्रीलिम्स के लिए देखेंगे। ठीक है, बाकी ये सब हो ही गया आपका। और अच्छा, प्रीलिम्स 2026 जो बच्चे दे रहे हैं, तो द ट्रैप ब्रेकर टेस्ट सीरीज है ये। हर महीने इसमें 4 टेस्ट होंगे और पर टेस्ट केवल 199 रुपए का है। तो आप जो लेना चाहें ले सकते हैं। और इसमें फोकस क्वेश्चन पे नहीं है, क्वेश्चन के पैटर्न पर है। यानी अब 3 महीने हम लोग मई तक इसी पैटर्न पर काम करेंगे। तो ये मार्च का शेड्यूल आपके सामने 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें जीएस टेस्ट 1 में हम स्टेटमेंट बेस्ड केवल क्वेश्चन देंगे। फिर जीएस का टेस्ट 2 में जो हाउ मेनी बेस्ड क्वेश्चन देंगे, यानी पूछता ना हाउ मेनी आर करेक्ट इनकरेक्ट, जिसमें आपको काउंटिंग करनी होती, तो काउंटिंग कैसे करना है वो सिखाया जाएगा। और स्टेटमेंट बेस्ड में, यानी जो आप 3 स्टेटमेंट, वन पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा, और फिर पहला वाले को दूसरा एक्सप्लेन करता है नहीं करता, तीसरा करता है नहीं करता। अब थोड़ा सा पेचीदा, पहले 2 ही स्टेटमेंट थे अब, और इन क्वेश्चंस की संख्या बहुत ज्यादा। तो मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर टेस्ट सीरीज बनाई है जिसका नाम है द ट्रैप ब्रेकर टेस्ट सीरीज। और शायद यह अपने आप में, शायद क्या 100% इस प्रकार की टेस्ट सीरीज अभी तक मार्केट में प्लान नहीं हुई। ये मेरा इनोवेशन है। देखिएगा, ये बहुत तेजी के साथ आने वाले समय में ये आपके सामने आएगा, क्योंकि ये एकदम से अच्छा है। किसी को भी क्लिक करेगा, लोग इसको नाम भले बदल दें, लेकिन उसमें फॉर्मेट यही रहेगा कि भाई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी बेस्ड। तो अभी हमने 2 से शुरुआत की है जीएस की। और सीसेट में सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है एजम्पशन वाले क्वेश्चन में और इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चन में। तो हम सीसेट का पहला टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन का एजम्पशन और इन्फ्रेंस देंगे। सीसेट का दूसरा टेस्ट हम लेंगे जो आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर दिए गए थे भैया, कि नंबर सिस्टम्स, डायरेक्शन टेस्ट, सेलोलिज्म, एवरेज और टाइम एंड डिस्टेंस। अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो और कॉम्प्रिहेंशन सही कर लेते हैं तो अमूमन यहीं से आप प्रीलिम्स पास कर जाते हैं। तो ये यानी सीसेट। तो कुल मिलाकर के 4 टेस्ट, पहला 1 मार्च से होगा। अगर आप चारों एक साथ लेंगे तो वो 499 रुपए में मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी चर्चा। केंद्र ने आतंकी खतरों से निपटने के लिए नीति जारी कर दी है। अब आइए इस नीति को जरा समझते हैं। और नीति को समझने के क्रम में सबसे पहले आईक्यूआई पे विस्तार से देखने की कोशिश करते हैं। तो द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने देश की पहली, याद रखिएगा इसीलिए मैं कहता फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी, यानी पहली समग्र राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी नीति जारी की है। तो जब पहली है, कोई भी चीज जो पहली होती है, इसलिए मैंने कहा 2026 के मेंस में मेरी तरफ से यह प्रश्न आउट किया जाता है और ये आएगा। इस नीति का नाम है मेरे प्यारे बच्चों प्रहार। तो इसका नाम भी आप याद रखिएगा, प्रहार यानी नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी यानी स्ट्रेटजी, प्रहार मेरे प्यारे बच्चों। यह नीति केवल आतंकियों को मारने पर नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी एक एक आतंकी को चुन करके मारना नहीं है, बल्कि जो टेरर का पूरा एक इकोसिस्टम होता है ना, टेररिस्ट इकोसिस्टम, इस इकोसिस्टम को समाप्त करना, टेररिस्ट इकोसिस्टम को समाप्त करना। सामान्य शब्दों में टेररिस्ट इकोसिस्टम का मतलब हो गया कि भाई अगर स्लीपर सेल के रूप में वो देश में हैं आपके, आपको भी अच्छे से पता है स्लीपर सेल के रूप में आतंकवादी आपके देश में है, वो जो एक्शन में आते हैं, यानी स्लीपर सेल से निकल करके वो एक्टिव एक्टर बनते हैं। क्या बनते हैं? एक्टिव एक्टर।
और आतंकवादी घटना को अंजाम देते हैं, एक्टिव एक्टर बन करके। सोए हुए हैं, जग गए और आतंकवादी घटना को अंजाम दिया। तो ये सोए हैं, तो ये जैसे ही जगह इनको पकड़ा जाए और इनको जो सपोर्ट मिलता है लॉजिस्टिक्स से लेकर के मनी का, और इसके साथ साथ इनके लिए जो भी ईज ऑफ डूइंग होती है, उन सब इकोसिस्टम को ध्वस्त कर देना, इसे बोलते हैं टेरर इकोसिस्टम को समाप्त करना। तो ये व्यक्तिगत आतंकवाद के साथ साथ इनका जो इकोसिस्टम उसको ब्रेक करने के लिए डेवलप किया गया है या डिजाइन किया गया है यह इनिशिएटिव। आई होप यहां से आप समझ गए, ठीक है ना। अब स्वाभाविक है, जैसे आप इंडिया का मैप देखें तो हमें जरूरी क्यों लगता है, यानी प्रहार की आवश्यकता क्यों है बच्चों, आप मुझे बताइए। चलिए बताइए, प्रहार की आवश्यकता क्यों है? भारत को आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि भारत से शत्रुता रखने वाले देश बहुत ज्यादा है, और भारत किसी से शत्रुता नहीं रखता आजादी के बाद से, आप नोट करिएगा। ये कुछ मेरे जैसा ही है, मैं किसी से शत्रुता नहीं रखता हूं व्यक्तिगत, लेकिन मेरी कुंडली में है, और वो बड़े अच्छे लोगों से विचारित है, बड़े ही ज्ञानी लोगों से। क्योंकि जब आप सक्षम होते हैं, आपको ईश्वर ज्ञान देते हैं, तो आपके आसपास बड़े ज्ञान से समृद्ध लोग रहते हैं। तो मेरा अपना एक जो बहुत समृद्ध ग्रुप है, कुछ लोगों का जो बहुत बौद्धिक है, जिसमें हर वर्ग के लोग हैं, बिजनेसमैन भी हैं तो बड़े बड़े हैं, या पढ़े लिखे भी हैं तो बड़े बड़े हैं, बहुत सारे, और ज्योतिषी वगैरह भी हैं तो बड़े हैं। मतलब जो साइंस पे काम करते हैं, ज्योतिष भी साइंस पे काम करता है, वो कर्मकांड वाला नहीं। तो उसमें भी है कि मेरी एक दोस्त ने देखा, वो टैरो कार्ड रीडर, उसने देखा, उसने बताया कि ये तो हर एक घर में कोई एक दुश्मन बैठा हुआ, जबकि तुम किसी के प्रति दुश्मनी का भाव नहीं रखते हो। तो वैसे ही हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के हर एक कोने में आपको एक दुश्मन मिलेगा, आप चेक कर लीजिए। कुछ डायरेक्ट है, ऑब्वियस है, जैसे चाइना, ये डायरेक्ट है। जैसे पाकिस्तान, आप देखिए चारों तरफ से आप कैसे घिरे हुए हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और क्या भारत ने कभी, ऑनेस्टली से बताइएगा, कि कभी भारत ने किसी भी देश को डिस्टर्ब करने की कोशिश की है? अब जाके कुछ आरोप लगते हैं जब से डोभाल साहब आए हैं, कि थोड़ा सा अटैकिंग हो गई, भाई हमें नुकसान पहुंचाओगे तो हम भी नुकसान पहुंचा देंगे। यानी भारत शांति वाला देश। लेकिन दोनों तरफ ये दो दुश्मन सीधे सीधे, एक तरफ हो गया चाइना, एक तरफ हो गया पाकिस्तान। आपको अपनी कॉपी में दुश्मन लिखना नहीं, लेकिन ऑब्वियस होस्टाइल रिलेशन ही हमसे रखते हैं, दुश्मन नहीं, लेकिन हमसे शत्रुतापूर्ण संबंध रखते हैं। और इस चाइना के साथ अब देखिए जरा, यहां पर आ गया इधर बांग्लादेश, आप देखते जाइए। ईस्ट देखिए, अब ईस्ट आ गया, वेस्ट तो है ही है पाकिस्तान, नॉर्थ ऑलमोस्ट देख सकते हैं चाइना हो गया। अब आप देख सकते पूरा आप घिरे हुए हैं, क्लियर है। अफगानिस्तान के साथ हमारे ठीक है उस प्रकार के संबंध है, लेकिन अब अफगानिस्तान में जो शासन सत्ता है, स्वाभाविक रूप से भारत हमेशा सतर्क रहता है तालिबान से, तो यहां से भी आने के चांसेस हैं। जम्मू कश्मीर देखने को ये हमारा पूरा भारत है, लेकिन इसके 3 टुकड़े, इसके 3 पार्ट्स हैं, जिनमें एक है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, एक है इंडिया वाला कश्मीर, और एक है अक्साई चीन, चाइना वाला कश्मीर। तो हमारे देश में आप देख सकते हैं, अब अगर हमारे देश को डिस्टर्ब करना है, और चाइना अपनी चेकबुक डिप्लोमेसी क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों, चेकबुक डिप्लोमेसी का सहारा लेता है कि नहीं लेता मेरे प्यारे बच्चों? यानी उसका एशिया, साउथ एशिया के सभी देश जो भारत के साथ बाउंड्री साझा कर रहे हैं, वो इनफैक्ट चाहे श्रीलंका ही क्यों ना हो, सबके साथ उसका ट्रेड सरप्लस है। चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, ठीक है, ये सब। और पाकिस्तान से तो क्या कहना ही कहना है। तो वो अपने अकॉर्डिंग इनकी नीतियों को संचालित करता है, और पाकिस्तान हमेशा से भारत को डिस्टर्ब करना चाहता है, आजादी के बाद से ही। तो पाकिस्तान हमेशा डिस्टर्ब करना चाहता है, तो पाकिस्तान जितने भी आतंकी समूह सबको सपोर्ट करता है। कभी म्यांमार की धरती का इस्तेमाल होता है, कभी बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल होता है कि नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये भारत
की जो संरचना है कि हर एक घर में, यानी हर एक चार्ट में एक दुश्मन खड़ा हुआ। तो ऐसे में हमें किस चीज की जरूरत थी? हमें एक ऐसी पॉलिसी की जरूरत थी जो चुन चुन के आतंकी ना मारे, जो पूरे टेरर इकोसिस्टम को ही कोलैप्स करा दे। और वही कोलैप्स कराना है प्रहार नीति का मुख्य उद्देश्य, टेरर इकोसिस्टम को समाप्त करना। तो भारत को क्यों जरूरी है, इस मैप के थ्रू आप बहुत अच्छे से इसको डिस्कस कर सकते हैं अपनी कॉपी में। जब आप मेंस की कॉपी लिखें तो आप इस पे बहुत अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। तो इसकी नीड क्यों है आपको पता लग गई, ठीक है बच्चे। और अभी और भी बहुत सारी जो आर्टिकल में नीड बताएंगे उसको भी, यानी साइंटिफिकली भी चलेंगे। अब देख सकते हैं आप जीएस पेपर 3 सिलेबस, सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज। बताओ भैया, लिंकेज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विद टेररिज्म लो। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, हथियारों की तस्करी हो गया, मादक पदार्थों की तस्करी हो गया, यानी जितनी भी ट्रैफिकिंग होती है उसका आतंकवाद के साथ संबंध बन चुका है। यूपीएससी कह रहा भैया ये सिलेबस है, क्वेश्चन नहीं है। यानी जो ऑर्गेनाइज क्राइम जिसमें मैंने नाम लिया, नकली दवाओं की तस्करी, हथियारों की तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी, मानव की तस्करी, ये आतंकवाद के साथ जुड़ चुके हैं। मींस ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ये जो दवाओं और जो है इस प्रकार की ट्रैफिकिंग करते हैं हथियारों की, तो आतंकवादी संगठन क्या करते हैं, उनको गलियारा देते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं ना, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना, मेट्रो कॉरिडोर, वैसे ही सेफ्टी कॉरिडोर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को चाहिए होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए और इस प्रकार की चीजों के लिए। तो वह पैसेज कौन देता है? आतंकवादी। वो सुरक्षा उनको कौन देते हैं? आतंकवादी। और आतंकवादियों को क्या फायदा होता है? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से जो अर्निंग हो रही है उस अर्निंग का एक हिस्सा इनको फंड के रूप में मिलता है, जिससे अपनी आतंकवादी गतिविधियों को संचालित करते हैं। तो आई होप आप पॉइंट को समझ गए। तो यूपीएससी कह रहा, तो इस ऑर्गेनाइज क्राइम का जो टेररिज्म के साथ कनेक्ट हो गया है और दोनों आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो चुके हैं, तो ऐसे में उस पूरे नेक्सस को, उस पूरे इकोसिस्टम को ध्वस्त करना इस प्रहार नीति का उद्देश्य है। ठीक है, फिर इसके बाद अब आज के समय में क्या होता है? चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क, यानी अब साइबर सिक्योरिटी की बात हो रही, साइबर थ्रेट की बात हो रही। बिल्कुल, तो यह साइबर सिक्योरिटी को भी जो मिलने वाले चैलेंज हैं, प्रहार उसको भी फोकस कर रहा है, सीधा इस यूनिट का भी हिस्सा है। और जीएस पेपर 2 आईआर भारत एवं इसके पड़ोसी संबंधों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि जो पड़ोसी देश भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देकर भारत में, या भारत का उनके प्रति एक मुंहतोड़ जवाब है। बाकी निबंध मैंने बता दिया, टेररिज्म एंड पीस यानी आतंकवाद और विश्व शांति, बाकी प्रीलिम्स और वो सारी चीजें मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब आता है इंटरनल सिक्योरिटी, सेम सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज। आ गया भैया, और ठीक है, जीएस पेपर 2 पॉलिटी, सॉरी। फिर इसके बाद हाँ, इसमें पॉलिटी भी मैं लेकर के आया हूं, क्योंकि जो भी केंद्र की तरफ से कार्य किए जा रहे हैं वो किस प्रकार से हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करके राज्य व्यवस्था को मजबूत करते हैं। कैसे? अगर इंटरनल सिक्योरिटी मजबूत रहती है, आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण लगता है, तो क्या राज्य के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इसलिए मैंने उस इंटरनल सिक्योरिटी के टॉपिक को इंडियन पॉलिटी के साथ भी जोड़ा है। सरकारी नीतियां ऑब्वियस है, विकास के लिए किस प्रकार से सरकार वहां हस्तक्षेप करे, भी एक ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मनी लॉन्ड्रिंग, ये भी टेररिज्म को फंड करता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग हो या फिर मेरे प्यारे बच्चों सोशल मीडिया, वही जो इंटरनेट, सोशल मीडिया, इन सब का उपयोग हो भारत में रेडिकलाइजेशन के लिए। फिर 2021 में आतंकवाद सीधा सीधा आपसे पूछ लिया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, और कहा कि आतंकवाद के खतरे का उन्मूलन कैसे किया जा सकता है। तो प्रहार रणनीति क्या इस प्रश्न का उत्तर है कि नहीं? बोलो भाई। सजेस्ट मेजर्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू इरेडिकेट द मीनास ऑफ टेररिज्म। फिर 2019 में उआपा में संशोधन हुआ था, उआपा पर आपसे प्रश्न पूछा गया। ठीक है, तो जो भी घटनाक्रम होता है। फिर देखिए 2017
आतंकवाद यानी टेररिज्म कैसे नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक चैलेंज है और हम क्या कैसे इसका हल निकालेंगे, आप लीजिए। आतंकियों की फंडिंग कैसे होती है, अभी मैंने बताया ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के थ्रू फंडिंग होती है, उसको भी ये रोकेगा। फिर इसके बाद 2025 में देख सकते हैं यही क्वेश्चन 17 वाला रिपीट हो गया। आतंकवाद की महाविपत्ति, आतंकवाद एक वैश्विक महाविपत्ति, टेररिज्म इज अ ग्लोबल स्कोरेज। आप देखिए या भारत में कैसे आया और फिर राज्य क्या उपाय अपना रहा उसको रोकने का। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, तो बस एंजॉय करना है इसको झमाझम। ठीक है, पीडीएफ अपलोड कर लेते हैं और फिर उसके बाद इस पे कर देते हैं चढ़ाई। तो बस यही है, सतर्क हैं तो यूपीएससी आपके हाथ में है। सबसे पहले आप कल्पना कीजिए, यानी हम इस प्रहार नीति का जो एक बेस है उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। प्रहार, कल्पना कीजिए अगर कोई दुश्मन देश भारत पर हमला करे। कल्पना कीजिए कि अगर कोई दुश्मन देश जिसका नाम मैंने अभी लिया भारत पर हमला करे तो हमें पता होगा, पता होगा कि नहीं होगा, क्या सीमा कहां है, हमारी सेना कहां भेजनी है और युद्ध कैसे लड़ना है, तो हमें पता होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल पता होगा, अब प्रहार की आवश्यकता क्यों पड़ी? लेकिन अगर हमला दुश्मन मोबाइल फोन से करे, सोशल मीडिया से करे, बैंकिंग सिस्टम के जरिए करे, ड्रोन से करे या किसी आम नागरिक के दिमाग को रेडिकलाइज करके करे, तो युद्ध कहां लड़ा जाएगा? किस सीमा पर आप युद्ध लड़ेंगे? बोलिए। यही 21st सेंचुरी का टेररिज्म है। क्या है 21st सेंचुरी का टेररिज्म यानी आतंकवाद? यह है। और इसी बदलती चुनौती का सामना करने के लिए भारत ने बनाई है एक नीति जिसका नाम है प्रहार। यहां तक की चीजें आप समझ गए होंगे। अब ऑब्वियस है, अगर हम इसको पढ़ रहे हैं आतंकवाद के लिए है, तो टेररिज्म एक्चुअल में होता क्या है? पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल या रिलीजियस मोटिव के साथ, यानी राजनीतिक, वैचारिक या धार्मिक उद्देश्य से टेरर यानी भय पैदा करने हेतु की गई संगठित हिंसा या ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस को हम आतंकवाद कहते हैं। बट यूपीएससी के जो एस्पिरेंट हैं उनको यहां थोड़ा सा आतंकवाद अपने ढंग से पढ़ना होता है, क्योंकि यूपीएससी आपसे एक समझ चाहता है। क्या समझ चाहता है? यानी आपकी अंडरस्टैंडिंग चाहता है कि भाई आप ये भी बताओ कि आतंकवाद केवल हिंसा नहीं है। आतंकवाद केवल हिंसा नहीं है, तो आतंकवाद क्या है? यानी केवल वायलेंस नहीं है। वायलेंस तो है, लेकिन उसके साथ साथ ये क्या है? आइडियोलॉजी प्लस ऑर्गेनाइजेशन प्लस फाइनेंस, इन तीनों का मिक्स। और जब इन तीनों का मिक्स है तो इसीलिए आतंकवाद एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम और इकोनॉमिक प्रॉब्लम बन जाता है। और ऐसे में इस प्रकार के आतंकवाद को रोकने के लिए प्रहार जैसी नीतियों की आवश्यकता पड़ती है। तो आई थिंक आप आतंकवाद क्या है और क्यों प्रहार की आवश्यकता पड़ती है, पहला पॉइंट आप समझ गए। अब आता है आतंकवाद का डेवलपमेंट, यानी इसका विकास कैसे हुआ मेरे प्यारे बच्चों। अब इसको जरा समझिए, ओल्ड टेररिज्म और न्यू टेररिज्म ऐसा आप डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ओल्ड टेररिज्म क्या है? बम बंदूक सीमा पार घुसपैठ, जैसे 1960 में कश्मीर में जो आतंकवाद पाकिस्तान की तरफ से हमारे लिए परोसा गया। तो ये हो गया ओल्ड वाला। आपको पता न्यू क्या है? न्यू यही जो मैंने स्टार्ट किया था। आज आतंकवाद क्या कर रहा है? आज वो इंटरनेट से, आप सोचिए आईएसआई में भी तो इंडिया के कुछ नौजवान आईएसआई के साथ भी तो कनेक्ट हो गए थे, पकड़े गए थे। तो आज आतंकवाद क्या कर रहा है? इंटरनेट से रिक्रूटमेंट कर रहा है, भर्ती कर रहा है, क्रिप्टो से पैसा भेज रहा है, ड्रोन से हथियार गिरा रहा है, अकेले व्यक्ति यानी जिसे हम लोन वुल्फ कहते हैं उससे हमला करवाता है।
यानी युद्ध अब बैटल फील्ड, ओल्ड में क्या होता था, युद्ध बैटल फील्ड में होता था, यानी युद्ध भूमि में होता था। अब न्यू में क्या हो गया, अब ब्रेन फील्ड में शिफ्ट हो गया। कैसा लगा, मजा आया? ब्रेन फील्ड, यानी पहले बैटल फील्ड में युद्ध होता था, ब्रेन फील्ड में शिफ्ट हो गया है। ये दोनों शब्द आप लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे, एग्जामिनर आपसे खुश होगा कि यार क्या ही बंदा है, नए नए टर्म लेके आ रहा है। ठीक है, आई होप दोनों समझ गए। अब आता है अगला पॉइंट कि भाई ये जो हमारा मुल्क भारत है, तो भारत कैसे अपनी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर रहा है। अब आइए जरा देखते हैं, यानी इंडिया सिक्योरिटी रियलिटी, यानी भारत की सुरक्षा वास्तविकता। अब भारत की सुरक्षा वास्तविकता के लिए ये मैप आपको समझना होगा। ये वाला जो मैंने आपके सामने मैप रखा था, बस आपको याद आ जाएगा। यानी भारत की स्थिति विशेष है। क्यों है? क्योंकि संवेदनशील, सेंसिटिव ज्योग्राफिकल कंडीशन है, संवेदनशील भौगोलिक स्थिति है, लॉन्ग इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, लंबी भौगोलिक सीमा है, लेकिन लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा भी है, समाज विविधता से भरा पड़ा है, खुली लोकतांत्रिक व्यवस्था, किसी पर कोई कंट्रोल नहीं है। इस कारण भारत को 3 प्रकार के खतरे मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहला, लैंड पर यानी भूमि पर खतरा, जैसे सीमा पार जो भी घुसपैठ हो रही है या प्रॉक्सी वॉर हो रहा है। दूसरा खतरा है मेरे प्यारे बच्चों, वाटर यानी जल में, सीमा पार समुद्री मार्ग, फॉर एग्जांपल 26/11 का जो आतंकी हमला हुआ था। और तीसरा होता है एयर यानी वायु खतरा, ड्रोन और अनमैन्ड एरियल व्हीकल आधारित तस्करी। इसको कहते हैं मल्टी डोमेन सिक्योरिटी थ्रेट, यानी कई क्षेत्रों में भारत की सुरक्षा को चैलेंज है। आप देख सकते हैं। आई होप यहां तक पिक्चर क्लियर हो गई है। ठीक है, अब इसके बाद डिस्कस होता है इस टॉपिक में कि जैसे हम पढ़ते हैं ना कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाने में टेक्नोलॉजी की बड़ी भूमिका होती है। यानी लैंड रॉ मटेरियल को अगर अच्छे से यूटिलाइज करना है तो टेक्नोलॉजी चाहिए, लेबर को अगर और बेहतर परफॉर्म कराना है तो टेक्नोलॉजी चाहिए, यानी जीडीपी को बढ़ाना है तो टेक्नोलॉजी चाहिए हर एक फैक्टर में। वैसे ही तो टेक्नोलॉजी क्या करती है, वो आतंकवाद को भी तो सपोर्ट करेगी ना भाई। तो टेक्नोलॉजी और टेररिज्म, बहुत बड़ा बदलाव अब आतंकवाद में देखा जा रहा है। यानी आज आतंकवादी व्हाट्सएप जैसे इंक्रिप्टेड एप्स का उपयोग करते हैं, डार्क वेब पर योजना बनाते हैं, क्रिप्टो करेंसी से फंडिंग लेते हैं। यानी आतंकवाद अब इनविजिबल नेटवर्क बन चुका है, इसलिए मॉडर्न सिक्योरिटी को बेहतर होना पड़ेगा। आई होप आप समझ गए। तो आधुनिक सुरक्षा कैसे हो पाएगी जब नंबर 1 इंटेलिजेंस, नंबर 2 डेटा और नंबर 3 टेक्नोलॉजी, तीनों को एक बेहतर इंस्टीट्यूशन के द्वारा, एक बेहतर नीति के द्वारा संचालित किया जाएगा। और आज के आतंकवाद को जो टेक्नोलॉजी सपोर्ट कर रहा है उसी को काउंटर करने के लिए प्रहार आप देख सकते हैं। तो एक चीज हो गया। अब आता है अगला चीज कि आतंकवाद की या टेररिज्म की असली शक्ति क्या है। भाई पैसा यानी मनी। तो इसकी असली पावर है पैसा। बिना पैसे के तो कुछ चल नहीं सकता। तो हमेशा एक सिद्धांत, एक मैं आपके सामने एक सेंटेंस रख रहा हूं, इसको लिखिएगा। टेररिस्ट सर्वाइव नॉट बाय आइडियोलॉजी बट बाय फंडिंग। यानी जो टेररिस्ट है वो केवल आइडियोलॉजी से नहीं चलते, उनको पैसा चाहिए। अगर पैसा बंद तो नेटवर्क अपने आप खत्म हो जाएगा। इसलिए आधुनिक काउंटर टेररिज्म का केंद्र है। यानी जो टेररिज्म को अगर आप रोकना चाहते हैं तो आपको पहले हवाला को रोकना होगा, दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग को ट्रैक करना होगा, अभी मैंने बताया था ना मनी लॉन्ड्रिंग वाला, और तीसरा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो है उसको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा इस प्रकार की चीजों को चेक करने के लिए, जिससे इनकी कमर तोड़ी जा सके पैसे की दृष्टि से। और यही काम प्रहार में किया जाएगा। फिर इतना ही नहीं, जो रेडिकलाइजेशन है, रेडिकलिज्म है, कट्टरपंथ जिसे आप कहते हैं, तो कट्टरपंथ एक बहुत बड़ी समस्या, उसको भी प्रहार में संबोधित किया गया। यानी कहने का मतलब है, कट्टरपंथ को आप ऐसे समझिए कि आतंकवाद बंदूक से पहले दिमाग में पैदा होता है कि नहीं होता है। जब कोई युवा ऑनलाइन प्रोपागेंडा देखता है, विक्टिमहुड जो नैरेटिव है अपनाता है,
समाज से अलग महसूस करता है तो उसका रेडिकलाइजेशन शुरू हो जाता है। इसलिए आधुनिक सुरक्षा केवल पुलिस नहीं करती, टीचर, फैमिली, कम्युनिटी और सोसाइटी भी करते हैं। इसे कहते हैं होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच। होल ऑफ ये भी प्रहार में अपनाया जा रहा होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच, ठीक है ना? क्लियर है? तो इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए भारत भाई की तकनीक भी है, फंड भी है, रेडिकलाइजेशन भी है, भारत की ज्योग्राफिकल कंडीशन भी है। तो फिर भारत ने कहा कि भाई अब हमें कुछ करना होगा, और भारत ने फिर कहा कि हम करेंगे प्रहार। क्या करेंगे? प्रहार करेंगे। ये याद रखिएगा। यानी भारत ने समझ लिया कि पुरानी जो रणनीति है वो हमला होने के बाद कार्रवाई पर आधारित है, नई रणनीति हमला होने से पहले रोकना है। तो प्रहार क्या है? हमला होने से पहले ही रोक लेना है। और इस प्रहार की जो कोर फिलॉसफी है उसको भी एक बार आपके सामने रख दूं। प्रहार की जो कोर पॉलिसी है, यानी इसकी जो कोर या जो जिसे हम मूल दर्शन कहते हैं, वो क्या है? पहला, प्रिवेंशन। क्या है? यानी पहले रोकना, प्रिवेंशन। दूसरा, प्रोटेक्शन, यानी संरक्षण। तीसरा, प्रोसिक्यूशन, यानी सजा। और चौथा है पार्टनरशिप, यानी समन्वय। क्या है? समन्वय। तो प्रहार की कोर फिलॉसफी, यानी हम कह सकते हैं प्रहार के 4 पिलर्स हैं, ये 4 पी हैं उसके। और ये जो 4 पी हैं, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है इंडिया की टेररिस्ट कंट्रोल पॉलिसी में, टेररिज्म कंट्रोल पॉलिसी में, कि यह भारत को रिएक्टिव स्टेट से, यानी हमला हो जाने के बाद कार्रवाई करना, इसको बोलते हैं रिएक्टिव स्टेट। रिएक्टिव स्टेट से कहां लेके जा रहा है? प्रिवेंटिव सिक्योरिटी स्टेट, प्रिवेंटिव सिक्योरिटी स्टेट की तरफ ले जा रहा है। आई होप आप समझ गए। और ये क्यों महत्वपूर्ण था? सारी बातें मैंने बताई, कुछ बातें और भी हैं कि आतंकवाद अब बाउंड्रीलेस है, सीमाहीन है। एक देश में योजना, दूसरे देश से पैसा, तीसरे देश पे हमला। इसलिए इंटेलिजेंस शेयरिंग, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के सदस्य देशों के बीच में समन्वय, कोऑपरेशन, ग्लोबल काउंटर टेरर नेटवर्क बनाना, ये सब जरूरी बन जाते हैं। ठीक है? क्लियर बेटा? तो 21वीं सदी का आतंकवाद सीमाओं से नहीं, सेनाओं से नहीं, बल्कि नेटवर्क, आइडियोलॉजी और टेक्नोलॉजी से संचालित होता है। तो प्रहार इस बात की स्वीकृति है कि भारत अब केवल युद्ध नहीं लड़ रहा है, बल्कि एक सिक्योरिटी इकोसिस्टम को मैनेज कर रहा है। बस यही विषय यहां पर आपको पढ़ना है, और उसके बाद ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। What changes have taken place in India's counter-terrorism strategy in recent years? Analyze this in the context of the new national counter-terrorism policy प्रहार। भारत के आतंकवाद रोधी रणनीति में हाल के वर्षों में क्या परिवर्तन हुए हैं? नई राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी नीति के संदर्भ में विश्लेषण। अब इसका आंसर आपको भी पीडीएफ में मिलेगा, आप उसकी प्रिपरेशन करेंगे। सबसे पहले एक बार आप तैयारी स्वयं करें। अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, मेरे प्यारे बच्चों, इसमें मैं क्या ही बताऊं, जरा आप एक बार इनकी न्यूज देखिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ठीक है, मतलब इंडिया में सच बता रहा हूं, सब लूटने में लगे हैं। हर एक शख्स इंडिया को लूटने में लगा। अंग्रेज क्या लूटेंगे, मतलब। और रीजन क्या आपको पता है बेटे? आप पता नहीं मोदी जी कैसे इन सब चीजों पे इतने शांत हैं, क्या हैं, कुछ पता नहीं है। अदरवाइज बेटा, ये करप्शन नहीं है तो क्या? करप्शन केवल बोफोर्स का ही होता है। आप स्वयं विचार कीजिए भाई, आपकी आंख के नीचे आप ही के लोग अपॉइंट हो रहे हैं ना 15 साल में, तो भाई सब आपके हो जाते हैं, चाहे कोई ना भी हो, वो भी आपका हो जाता है। इतने बड़े बड़े घोटाले हो कैसे सकते? एक कॉमन आदमी का एक चेक बाउंस हो जाए, राजपाल यादव का,
ठीक है, उन्होंने गलती करी, जो भी करा, 9 करोड़ रुपया, और उन्होंने लूटा नहीं, एक फिल्म बनाई, पैसा डूब गया, फिल्म डूब गई, उस व्यक्ति को जेल में जाना पड़ता, राजपाल यादव को। और भाई साहब अभी देखिए 500 करोड़ ले कोई ब्रिटेन में बैठेगा, कोई कहीं बैठेगा, कोई कहीं बैठेगा। चिंतन कीजिए। तो कारपोरेट नैतिकता और बैंकिंग फ्रॉड, मेरे प्यारे बच्चों, जरा देखिएगा, ठीक है। इसको केवल जीएस पेपर 4 एथिक्स के लिए आपने पढ़ना, ठीक है ना। हर जगह ये चर्चा में है, या आप यहां पे देख सकते हैं इसको। तो ये जीएस पेपर 4 एथिक्स के लिए, फ्रॉड 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 फ्रॉड। मान लीजिए आपने अपने पूरे जीवन भर की कमाई बैंक में जमा कर दी है आपने। आप बैंक पर भरोसा क्यों करते हैं? बेटा बैंक क्या होते हैं, मैं एक वर्ड आपको आज सिखाऊंगा, एक नया। बैंक जो होते हैं, क्योंकि हम इस समय बैंक पढ़ भी रहे हैं, बैंक ट्रस्ट इकोनॉमी का बेस होते हैं। क्या होते हैं? ट्रस्ट इकोनॉमी। यानी ट्रस्ट किसका? जनता का। जनता में कारपोरेट भी है, कॉमन मैन भी है। मान लीजिए आपने अपनी पूरी जीवन भर की कमाई बैंक में जमा की है। आप बैंक पर भरोसा क्यों करते हैं? सोचिए। क्या इसलिए कि वहां पैसा रखा है, या इसलिए कि वहां ईमानदार लोग, इंटीग्रिटी वाले लोग काम करते हैं? बोलिए। आप इसलिए करते हैं ना कि वहां मेरा पैसा भी है, लेकिन वहां इंटीग्रिटी वाले लोग हैं। यानी बैंकिंग ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन है। ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन यानी विश्वास आधारित संस्था है। और जब बैंक में फ्रॉड होता है तब केवल पैसा नहीं जाता, एथिकल ऑर्डर टूटता है, नैतिक व्यवस्था टूटती है। और इसी रेफरेंस में हम आज समझेंगे कारपोरेट एथिक्स क्या है, बैंकिंग एथिक्स क्यों सबसे संवेदनशील है, कारपोरेट फ्रॉड कैसे एथिकल फेल्योर बनता है, और गवर्नेंस और एथिक्स का संबंध क्या है, और सिविल सर्वेंट के लिए क्या इसके लेसन है, मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि जीएस पेपर 4 एथिक्स में यूनिट है पब्लिक सिविल सर्विसेज वैल्यू एंड इथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैंने भैया यही अपनी यूनिट पकड़ी है। इतना ही नहीं मेरे प्यारे बच्चों, कारपोरेट एथिक्स यानी कारपोरेट नैतिकता भी सिलेबस का एक पार्ट है, प्रॉबिटी इन गवर्नेंस भी। तो ये 6 और 7 यूनिट सीधा सीधा इसके साथ कनेक्ट है। गवर्नेंस भी जीएस पेपर 2 का, कारपोरेट गवर्नेंस अच्छे से नहीं हो पाया, अदरवाइज इतना बड़ा फेलियर कैसे हो सकता है। ऐसे करप्शन से रिलेटेड कोई सा भी ऐसे आप यूज कर सकते हैं। फिर अब आप देखिए 2023 में आपसे पूछा भी है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोरल इंटीग्रिटी एंड प्रोफेशनल एफिशिएंसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कारपोरेट गवर्नेंस इन इंडिया। यानी यहां भी कहा जा रहा है कि कारपोरेट गवर्नेंस यानी कंपनियों के शासन में नैतिक ईमानदारी होनी चाहिए। आपको लिखना है इनके बारे में, और भी बहुत सारे क्वेश्चन जिनका मैंने शुरुआत में जिक्र किया। तो ये इस सिलेबस का पार्ट है। तो मैंने साफ कहा कि इसको मैंने लिया है, ये जो घोटाला हुआ है जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं यहां पर, भारत के निजी क्षेत्र के बैंक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में इतने करोड़ का फ्रॉड आया। आरोप क्या है? बैंक कर्मचारियों ने बाहरी व्यक्तियों के साथ मिलीभगत करके सरकारी खातों से धन ट्रांसफर किया। आई होप अब इसको आप संभाल लेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो मैंने कहा हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे कारपोरेट एथिक्स, कारपोरेट नैतिकता। कारपोरेट नैतिकता क्या होती है? क्या उसका क्षरण हुआ है प्राइवेट कंपनी है ना? अरे भाई यही है ना, देखो, एथिकल कंसर्न एंड डायलेमा इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज गवर्नमेंट, यानी दोनों में। तो कारपोरेट एथिक्स क्या है? कोई भी कंपनी सही और गलत का निर्णय कैसे लेती है, यही कारपोरेट एथिक्स है। और इस कारपोरेट एथिक्स में 5 कोर प्रिंसिपल होते हैं, मेरे साथ बोलिएगा। पहला इंटीग्रिटी यानी सत्यनिष्ठा, दूसरा ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता, तीसरा अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही, चौथा रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी, और पांचवा ट्रस्टवर्दीनेस यानी विश्वसनीयता। बोलिए, होता है कि नहीं होता? अब आता है कि बैंकिंग सेक्टर क्यों विशेष है। तो क्यों विशेष है? जैसे डॉक्टर विशेष है, जैसे जज विशेष है, वैसे जैसे आईएएस विशेष है, वैसे ही बैंकिंग भी विशेष है। फॉर एग्जांपल, डॉक्टर क्या संभालता है? डॉक्टर संभालता है जीवन। जज क्या संभालता है? जज संभालता है न्याय। आईएएस क्या संभालता है? शासन। तो बैंक क्या संभालता है? पूरे समाज की इकोनॉमिक सिक्योरिटी।
अगर फ्रॉड होगा तो उसमें अमीर का भी नुकसान और वंचित वर्ग का नुकसान, क्योंकि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत सबका खाता सब जगह खुला हो। इसीलिए बैंकिंग को कहते हैं हाई ट्रस्ट प्रोफेशन, क्योंकि वो पूरे समाज की आर्थिक सुरक्षा होता है मेरे प्यारे बच्चों। यानी बैंक होते हैं फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले, विश्वासगत दायित्व वाले संस्था। यानी जब कोई संस्था जनता का पैसा संभालती है, कौन? बैंक, तो वह मालिक नहीं होती, वह ट्रस्टी है, संरक्षक है। और महात्मा गांधी का सिद्धांत ट्रस्टीशिप का प्रिंसिपल क्या कहता है कि बैंक कर्मचारी जनता के धन के ट्रस्टी हैं। फ्रॉड क्या है? इस ट्रस्टीशिप का पतन है। अब आप कहेंगे सर ये तो ठीक है, आपने बता दिया, ये जो मिली भगत यहां न्यूज में दिखा रहे हैं ये कैसे हुई, ये थोड़ा इसको भी बता दीजिए। मिली भगत यानी उसी के आगे का पार्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं। बैंक फ्रॉड जो भी होते हैं उसमें अधिकांशतः तीन चीजें होती। पहला, कलूजन। कलूजन यानी मिली भगत, इंटरनल स्टाफ और एक्सटर्नल पर्सन जो इस बैंक में दिख रहा है। दूसरा, कंट्रोल बाईपास, यानी रूल्स मौजूद होते हैं लेकिन जानबूझकर रूल्स को तोड़े जाते हैं। और तीसरा होता है एथिकल साइलेंस, कुछ लोगों को पता है कि गलत हो रहा है लेकिन वो चुप है, लोग देखते हैं पर बोलते नहीं है। ठीक है, अब यहां पर कौन कौन से मुद्दे आ रहे हैं जो यूपीएससी आपसे पूछता है इस फ्रॉड में? तो पहला मुद्दा आता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। यूपीएससी पूछा व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी आप हितों के संघर्ष से क्या समझते हैं? तो वो भी इस आईडीएफसी फर्स्ट केस में आ रहा है। यानी जब कोई व्यक्ति पब्लिक ड्यूटी छोड़कर प्राइवेट बेनिफिट चुनता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, बैंक के कर्मचारी रिश्वत लेकर चेक पास कर रहे थे, यही है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कि ड्यूटी क्या थी और उन्होंने क्या किया। तो पहला कॉन्सेप्ट इस घटना के माध्यम से मैंने आपको क्या सिखाया? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब दूसरा क्या सिखाने जा रहा हूं? मोरल हैजार्ड। मोरल हैजार्ड यानी व्यक्ति सोचता है पकड़े गए तो संस्था भुगतेगी, तो नैतिक जोखिम यहां आ जाता है, वो अपने ऊपर कुछ लेता ही नहीं। तीसरा मेरे प्यारे बच्चों, एथिकल ब्लाइंडनेस, नैतिक रूप से अंधा हो जाना, यानी गांधारी की तरह आंख पे पट्टी बांध लेना कि गलत काम धीरे धीरे सामान्य लगने लगता है। और चौथा होता है इसमें जो आपको समझना है, ऑर्गेनाइजेशनल साइलेंस, मींस कोई विसल ब्लोअर सामने नहीं आता है। तो ये सारे एथिकल कॉन्सेप्ट यहां पर इन्वॉल्व थे जो मैंने आपको बताए। अब आप कहेंगे सर इसमें आपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जिक्र किया था, वो क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, कॉर्पोरेट गवर्नेंस यानी कंपनी को जिम्मेदारी से चलाने की प्रणाली, जिसके लिए कंपनी कानून 2013 भारत सरकार ने लाया है। इसमें शामिल होता है हर कंपनी की समय समय पर इंटरनल ऑडिट होनी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, कंप्लायंस यानी शिकायतों वगैरह के डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, बोर्ड ओवरसाइट होना चाहिए। ठीक है, तो ये होना चाहिए। इसका मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस आईडीएफसी फर्स्ट कंपनी में नहीं था। और वैसे भी आपको याद रखना है कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर यानी कॉर्पोरेट गवर्नेंस लॉ हो, लेकिन अगर एथिकल कल्चर नहीं है तो रूल्स होने के बावजूद भी फ्रॉड होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एथिक्स क्यों जरूरी होता है। इसलिए एथिकल लीडरशिप होनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी ने पूछा ना निबंध, किसी भी संस्था का नेतृत्व उसके चरित्र में प्रतिबिंबित होता है, यानी जो इंस्टीट्यूशन होगा उसका करेक्टर वैसा ही होगा जैसा उसका लीडर होगा। तो संस्था वैसी बनती है जैसा नेतृत्व होता है। इसे कहते हैं टोन एट द टॉप। मींस अगर नेता ईमानदार है, संस्था नैतिक है, तो क्या होगा? और अगर समझौता करता संस्था भ्रष्ट है तो क्या होगा? जो आईडीएफसी फर्स्ट के साथ हुआ। अब आता है कि ये टॉपिक किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट को क्यों पढ़ना चाहिए? मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? पागल हूं मैं? नहीं, क्योंकि आप डीएम होंगे, ट्रेजरी संभालेंगे, पब्लिक फंड्स संभालेंगे, वेलफेयर स्कीम्स चलाएंगे, और आपको ढेर सारे एथिकल डायलेमा भी आएंगे, आपके ऊपर भी प्रेशर आएगा। तो ट्रस्ट वर्सेस प्रेशर का दबाव आपके ऊपर भी आएगा।
आपको भी रिलेशनशिप दबाव बना सकती है, तो रूल्स वर्सेस रिलेशनशिप आएगा। आपको भी पर्सनल गेन का लालच दिया जाएगा, तो ड्यूटी वर्सेस पर्सनल गेन का मुद्दा भी आपके सामने आएगा। ये सारे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपके सामने आएंगे, इसलिए आपको पढ़ाया गया। यानी लेक्चर का जो सेंट्रल मैसेज है वो क्या है कि इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स नॉट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लॉ बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वैल्यूज। यानी कोई भी पतन जो हो रहा है उसके पीछे कानून की जिम्मेदारी से ज्यादा जिम्मेदारी है मूल्यों की, मूल्यों के ना होने की। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब इस पर एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपके लिए बना हुआ है, और इसको आप हाल ही में एक निजी क्षेत्र के बैंक में इतने करोड़ की धोखाधड़ी सामने आई जिसमें बैंक कर्मचारियों और बाहरी व्यक्तियों की मिलीभगत पाई गई। ऐसे कारपोरेट फ्रॉड में निहित नैतिक मुद्दों का विश्लेषण कीजिए तथा वित्तीय संस्थानों में एथिकल गवर्नेंस को सुदृढ़ करने के उपाय सुझाइए। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया बच्चे? अब आते हैं ग्रीन अमोनिया का प्रोजेक्ट, जरा आप इसको एक बार देखिएगा। ठीक है, ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट मेरे बच्चों, पढ़िए जरा एक बार। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंडिया एनर्जी वीक चल रही थी और वहीं पर चर्चा में आया ग्रीन अमोनिया। तो ये होता क्या है? क्या है ग्रीन अमोनिया? ऑब्वियस है, ये एनवायरमेंट कंजर्वेशन से जुड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी के साथ भी जुड़ा है, तो सिलेबस का आपके पार्ट है। लेकिन ये चूंकि एकदम से न्यू चीज आपके सामने आई तो प्रीलिम्स के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है और इनोवेटिव आइडिया के लिए भी, एसे के लिए भी। लेकिन हम यहां तक पहुंचे उसके पहले हमें समझना है, एक प्रश्न आपसे बच्चा, कि भारत हर साल अरबों डॉलर का तेल और गैस क्यों खरीदता है? बताइए। क्योंकि हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी अभी भी फाजिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन यानी कोल, ऑयल और गैस पर आधारित है कि नहीं? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है। अब एक और प्रश्न आपसे, क्या भारत ऐसा फ्यूल बना सकता है जिससे वह खुद उपयोग करे, दुनिया को बेचे और पोल्यूशन भी ना हो? आप कहेंगे सर इसके बारे में पता नहीं है। बस जैसे ही आपको पता नहीं है, यहीं से शुरू होती है आज की कहानी। ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया रेवोल्यूशन मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये टॉपिक यहीं से कनेक्ट हो जाता है। अब आता है कि क्यों दुनिया ऊर्जा को बदल रही है, यानी क्यों हम एनर्जी ट्रांजिशन कर रहे हैं, यानी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं फाजिल फ्यूल से। तो दुनिया ऊर्जा बदल क्यों रही है? तो आप देखोगे आज अगर हम विश्व को देखें, वर्ल्ड को देखें, तो इस वर्ल्ड के सामने तीन मेजर क्राइसिस दिखाई देंगे। पहला आएगा एनर्जी सिक्योरिटी का, यानी ऊर्जा सुरक्षा का, क्योंकि रशिया यूक्रेन के युद्ध ने यह दिखाया कि अगर आप ऊर्जा पर निर्भर हैं तो आपकी नेशनल वीकनेस बनेगी, राष्ट्रीय कमजोरी बनेगी। रशिया के ऊपर तमाम प्रतिबंध के बाद भी यूरोपियन कंट्रीज वहां से खरीद रहे हैं तेल, हम लोग भी खरीद रहे हैं, चाइना भी खरीद रहा है। क्लाइमेट चेंज, दूसरा चैलेंज है क्लाइमेट चेंज, सीसी, यानी कोल और ऑयल का उपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है, इससे CO2 का उत्सर्जन हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही, जिसके बहुत सारे एक्सट्रीम वेदर कंडीशन के रूप में कॉन्सिक्वेंसेस भी हम देख रहे हैं इसका। फिर तीसरा संकट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, एनर्जी प्राइस शॉक, यानी ऊर्जा लागत संकट। मींस तेल किसी भी कारण से महंगा हो जाए तो फिर सभी वस्तुओं एवं सेवाओं की महंगाई बढ़ जाती है। इसलिए दुनिया खोज रही, इन तीनों संकटों का इलाज करने के लिए दुनिया खोज रही है, शब्द लिखता हूं, फ्यूचर फ्यूल, FUTURE, फ्यूचर फ्यूल,
यानी भविष्य का तेल। दुनिया क्या खोज रही है? भविष्य का तेल मेरे प्यारे बच्चों, फ्यूचर का फ्यूल खोज रही है। खोज रही है कि नहीं खोज रही है? ठीक है। और इसी फ्यूचर फ्यूल की दृष्टि से ग्रीन अमोनिया यहां टॉपिक में चर्चा में है। लेकिन ग्रीन यानी जो फ्यूचर फ्यूल है ग्रीन अमोनिया, यहां हम पहुंचे उससे पहले हमें समझना होगा हाइड्रोजन इकोनॉमी क्या होती है। तो आप लोगों ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन पढ़ा, बहुत बारी आप सबने पढ़ा। तो हाइड्रोजन इकोनॉमी क्या है समझिएगा, यानी हाइड्रोजन पर चलने वाली अर्थव्यवस्था। इसीलिए हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जलने पर CO2 नहीं निकलता है, केवल पानी बनता है, उद्योगों में उपयोग संभव है। लेकिन समस्या, हाइड्रोजन को स्टोर करना कठिन है, ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह महंगा है और बहुत हल्की गैस है। तो जो इस हाइड्रोजन के चैलेंजेस है ना, वहीं से निकलता है ग्रीन अमोनिया सॉल्यूशन। ये ग्रीन अमोनिया रूट मेरे प्यारे बच्चों। अब ग्रीन अमोनिया क्या है, सबसे पहले इसे स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊं, देन फिर हम समझ पाएंगे इसको। ग्रीन अमोनिया मैं GA लिख दे रहा हूं, आप शॉर्ट फॉर्म में ग्रीन अमोनिया। अब जरा ध्यान से देखिएगा कैसे बन रहा है। स्टेप 1 यानी सोलर से या विंड से क्या बनी? बिजली बनी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। दूसरा, अब क्या हुआ? पानी को तोड़ा गया, इलेक्ट्रोलिसिस जो बोलते हैं, यानी पानी को तोड़ा गया, अरे H2O में से, और हाइड्रोजन को निकाल लिया गया। अब तीसरा क्या होगा? हवा से नाइट्रोजन लिया गया और फिर क्या किया गया? हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन को मिला दिया गया तो अमोनिया बन गया। NH3 से आपने साइंस में पढ़ा होगा। अगर पूरी प्रक्रिया यानी सोलर या विंड या रिन्यूएबल एनर्जी से हुई है तो इसे कहते हैं ग्रीन अमोनिया। दैट्स इट। ठीक है। तो जैसे हाइड्रोजन क्या, हाइड्रोजन एनर्जी है, लेकिन अमोनिया हाइड्रोजन का कैरियर है। मींस अमोनिया ऊर्जा को दुनिया भर में ले जाने का माध्यम बन जाता है। आप उसे एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए हैं ग्रीन अमोनिया, यानी अमोनिया को जब हम सोलर और विंड से बनाते हैं, सिंपल सी बात है। अब ग्रीन अमोनिया इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखता है? पहला, क्योंकि ये फर्टिलाइजर में रेवोल्यूशन लाएगा। भारत फर्टिलाइजर का बहुत बड़ा कंज्यूमर है, उपभोक्ता। हम लोग खूब खाद वाद डालते हैं खेत में फसलों को पैदा करने के लिए। ठीक है। तो ऐसे में अगर हम नेचुरल गैस से अमोनिया बनाते हैं, यानी रिन्यूएबल सोर्स से, तो क्या हो जाएगा? यानी हम भविष्य में ग्रीन अमोनिया के थ्रू क्लीन फर्टिलाइजर बना पाएंगे। दूसरा, जहाजों का ईंधन ग्रीन अमोनिया के थ्रू प्राप्त होगा। विश्व का व्यापार 90% सी रूट से होता है, समुद्र से होता है। शिप्स अभी भी डीजल जलाते हैं। फ्यूचर में ग्रीन अमोनिया से चलने वाले शिप्स होंगे तो जीरो कार्बन शिपिंग हो जाएगी। तीसरा, बिजली उत्पादन भी होगा, यानी थर्मल प्लांट में अमोनिया मिलाकर जलाया जा सकता है। चौथा, हैवी इंडस्ट्री को इससे मदद मिलेगी, यानी स्टील, सीमेंट, रिफाइनरीज, सबसे ज्यादा प्रदूषण यहीं से होता है। ग्रीन अमोनिया इन सभी स्टील, सीमेंट या रिफाइनरीज का डिकार्बोनाइजेशन करेगा। अब आता है, इसमें डिस्कस किया गया कि भारत अचानक इसका लीडर कैसे बन गया, ग्रीन अमोनिया का लीडर कैसे बन गया भारत। तो इंडिया एनर्जी वीक में ये जो हो रही है, इंडिया एनर्जी वीक में भारत ने जो मॉडल बताया वो गेम चेंजर है। ठीक है ना?
भारत के फायदे भी हैं। भारत कहता है कि सस्ती सोलर एनर्जी उसके पास है, विशाल बाजार है, युवा, अभी हमारे जो इंडस्ट्री हैं वो बिल्कुल युवा हैं, पॉलिसी सपोर्ट अच्छा है। तो भारत अब केवल ऊर्जा खरीदार नहीं रहना चाहता, लक्ष्य है क्लीन एनर्जी एक्सपोर्टर बनना। और भारत ने इस समिट में वही बात कही है मेरे प्यारे बच्चों। यानी सरकार ने क्या किया? सरकार ने पहले बाजार बनाया इसका, फिर उसके बाद डिमांड गारंटी दी, फिर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट दिए, रिजल्ट कंपनियां निवेश करने लगी, कीमतें कम हुई, उद्योगों को भरोसा मिला और एनर्जी जियोपॉलिटिक्स में भारत की एक महत्वपूर्ण एंट्री हुई। ठीक है, यानी और एनर्जी जियोपॉलिटिक्स को बदल भी रहा है, ऐसा आर्टिकल में कहा गया, और आने वाले समय में जियोपॉलिटिक्स को बदलेगा। आप कहेंगे सर कैसे? 20th जो सेंचुरी थी, 20वीं सदी थी, वो ऑयल कंट्रीज पावरफुल थे, जहां तेल का उत्पादन होता था, लेकिन 21st सेंचुरी में हाइड्रोजन कंट्रीज पावरफुल होंगे। जैसे सऊदी अरबिया ऑयल का पावर है, इंडिया ग्रीन एनर्जी का पावर बन सकता है, इसमें यह संभावना जताई गई। हालांकि चैलेंजेस भी हैं भारत के सामने, चूंकि बहुत ज्यादा फंड चाहिए, बिजली ग्रिड में बहुत ज्यादा रिफॉर्म चाहिए, स्टोरेज टेक्नोलॉजी चाहिए, ग्लोबल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को भी हमें अपनाना होगा। लेकिन फिर भी भारत इन सब समस्याओं का समाधान निकाल लेगा और ग्रीन अमोनिया भारत की एनर्जी सिविलाइजेशन की शुरुआत करेगा। तो ये आपके लिए प्रीलिम्स के लिए भी है, बहुत बढ़िया है। तो ग्रीन अमोनिया भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण का उभरता हुआ महत्वपूर्ण स्तंभ बन रहा है। ग्रीन अमोनिया इज इमर्जिंग एज अ क्रिटिकल पिलर ऑफ इंडियाज क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, एग्जामिन इट्स सिग्निफिकेंस फॉर इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल डिकार्बोनाइजेशन एंड ग्लोबल एनर्जी लीडरशिप। बताइए बच्चों, कैसा लगा? समझ में आया? ठीक है बेटा। चलिए, अब आते हैं प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है, अगला टॉपिक आपके सामने बच्चों। तो ये है कीटनाशकों से दुनिया भर में होने वाली जहरीली बीमारियों में भारत। तो साइंस नाम का जो जर्नल होता है, पब्लिश हुआ है, और जो कीटनाशकों यानी पेस्टिसाइड का उपयोग करने वाले देश है, उसमें भारत भी एक शामिल है। यानी एक स्टडी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि इंडिया, चाइना, ब्राजील और अमेरिका, ये चार मिलकर दुनिया की लगभग 70% जो ग्लोबल टॉक्सिटी पेस्टिसाइड से हो रही है, उसके जिम्मेदार है। चारों का नाम रट लीजिएगा। कीटनाशक पेस्टिसाइड मींस खेती में जो कीट लग जाते हैं, घास जो निकलने लगती है और जो रोग लग जाते हैं, उनको नियंत्रित करने वाला जो केमिकल होता है। ठीक है, ये इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, कीटनाशी इनको हिंदी में बोलते हैं, हर्बिसाइड्स होते हैं जिसे हम खरपतवारनाशी कहते हैं, और फंगीसाइड्स होते हैं जिसे हम फंफूदनाशी कहते हैं। इन तीनों का रोल है। ठीक है, और यह किस नाम से निकाला जाता है? टोटल अप्लाइड टॉक्सिटी, टैट। आप देख लीजिए, आ गया टैट। तो टैट क्या है? कीटनाशकों की मात्रा प्लस उनकी जहरीली क्षमता का संयुक्त माप है। इस ठीक है, तो बस प्रीलिम्स के लिए आपको पढ़ना है इतना। इस पर अभी एमसीक्यू पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। फिर इसके बाद आता है चींटी, मधुमक्खी, ततैया के नवजात बच्चों का लिंग तय करने वाला एक अनोखा पुराना जीन। तो जो स्पीसीज होती हैं, क्या है? जो स्पीसीज होती हैं मेरे प्यारे बच्चों, उनको लेकर के आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से ये प्रश्न आपसे बन सकता है। ठीक है, क्या बन सकता है? यह प्रश्न आपसे बन सकता है, और आप इसको आसानी के साथ कर भी सकते हैं। कर लेंगे? ठीक है।
चींटी, मधुमक्खी और ततैया। वैज्ञानिकों ने हाल ही में यह खोज की है कि चींटी, मधुमक्खी और ततैया यानी ये 3 जो स्पीशीज हैं, इनमें कौन मेल होगा कौन फीमेल होगा ये क्रोमोसोम्स के द्वारा तय नहीं होता, जैसे हमारे और मतलब ह्यूमन बींग्स में होता है। ठीक है ना? तो ये कहा गया है और इन तीनों के बारे में डिटेल जानकारी आपको अभी मिल जाएगी बच्चों इस टॉपिक में। ठीक रहेगा जब आपको पीडीएफ मिलेगी। दैट्स इट, इतना ही। बाकी जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ जरूर आए, और मैं सिंपल यही कहूंगा कि आपको जरूर कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा कि वन साइज फिट्स ऑल। तो इसलिए सबको अलग अलग स्ट्रेटजी चाहिए। पर्सनल मेंटरशिप आप आ सकते हैं और हमारे साथ यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।